तो आज मैं एक बहुत चौंका देने वाली खबर आपके सामने लेके आया हूँ और ये खबर हमें बताती है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी नाजुक है, कितनी कमज़ोर है और सरकार एक तरह सबको गुमराह कर रही है। और ये खबर ये है कि यूएन का, संयुक्त राष्ट्र का जो अंकटाड है, उनका जो पूर्वानुमान है, हमारी सकल घरेलू उत्पाद का जो पूर्वानुमान है आने वाले वर्ष का, उसमें भारी कटौती हुई है। वो 8.2 से लेके अब 7.5 हो गया है, मतलब 5.7 हो गया है, मतलब इतनी भारी कटौती। हाँ जी, बिल्कुल। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत चौंका देने वाली खबर है और संयुक्त राष्ट्र का जो अंकटाड है, जो एक तरह से ये जो दुनिया की आर्थिक गतिविधियों का आकलन करता है, उनके मुताबिक उनका जो आंकड़ा आया है, उन्होंने हमारे जीडीपी, हमारा वृद्धि दर के पूर्व अनुमान में भारी कटौती की है। पूर्वानुमान में भारी कटौती की है। वो अब गिरकर 5.7 हो गई है। 8.2 था, अब 5.7 हो गई है। भारी कटौती हुई है। तो एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा जोर शोर से आगे बढ़ रही है और ऐसे ही आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को लेके वो आगे बढ़ रही है। और जो हजूम है, जो उत्साह है, जो उमंग है, जो ऊर्जा है, वो आपके सामने है, आप देख रहे हैं रोज उसको। और वो एक इस बात की पुष्टि करती है, ये जो समर्थन है कि जो हम मुद्दा उठा रहे हैं वो सही मुद्दे हैं और हम लोगों की दिलों के धड़कनों के बहुत करीब हैं। तो हम लोगों के साथ लेके चल रहे हैं। और मखदूम ने ये कहा था कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। तो इसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था के पहिए जाम हैं। बड़ी अजीब विडंबना है। अर्थव्यवस्था के पहिए जाम हैं, वो अटके हुए हैं, वो रुके हुए हैं। बल्कि ऐसा कभी कभी लगता है कि ये तो जुल्मतों का जो दौर है, ये अंधेरा का काल जो है, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये आंकड़ा मैंने आपको दिया था। इतना ही नहीं कि अंकटाड, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के जो आंकड़ों में एक हमारा जो वृद्धि दर है, उसके पूर्वानुमान में इतनी भारी कटौती हुई है, बल्कि जो आने वाला वर्ष है, उसके बाद जो वर्ष है 2023-2024, उसमें उसका जो एस्टिमेट है, जो पूर्वानुमान है, वो और भी कम है, 1% और कम है, वो 4.7 है। आप मानेंगे नहीं। तो ऐसे ऐसे संजीदे मुद्दे हम आपके सामने लेके आते हैं, आपको बताते रहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी नाजुक है। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है, 2 मिनट वक्त दीजिए, कि सकल घरेलू उत्पाद या हमारा विकास दर हमारी जो अर्थव्यवस्था की सेहतमंदी बताता है, वो कितनी तंदुरुस्त है, वो कितनी स्वस्थ है, रोजगार लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो गरीबी का दर है वो क्या है, महंगाई दर वो क्या है, कारखाने चल रहे हैं कि बंद हैं, ये सब वो बताती है। और अगर ऊंची है, जैसे यूपीए के समय में हमारी जो अर्थव्यवस्था का जो विकास दर था वो 8% से ज्यादा था, 10 साल की औसत थी, 8% से ज्यादा। एक तरह से हमने वो विकास दर एक तोहफे में दिया था इस सरकार को, और वो लुढ़क के कहां पर आ गया है आप जानते हैं। तो वो सेहतमंदी की हमारे बताता है। और अगर वो नीचे होता है, मतलब एक तरह से मंदी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, कारखाने चल नहीं रहे, लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा, मांग कम है, ये सब वो दर्शाता है, बताता है। संयुक्त राष्ट्र के अंकटाड ने यह भी कहा कि इसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि सरकार के पास पैसा ही नहीं और सरकार खर्च भी नहीं करना चाहती, तो सार्वजनिक व्यय भी कमजोर है और एक तरह से एक कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ गए।
पिछले हफ्ते आपको याद होगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसकी मीटिंग हुई थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मौद्रिक नीति का संचालन करती है, ये फैसले लेती है कि ब्याज दर बढ़ेगा घटेगा। तो उन्होंने ये फैसला लिया उसी तरह कि जो हमारी जीडीपी है, हमारा जो विकास दर है उसके पूर्वानुमान में कटौती करेंगे। उन्होंने भी 7.2 से 7 कटौती की। आपको लगता है ये मामूली रकम है, थोड़ी सी मामूली है, 20 बेसिस पॉइंट्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बताता है कि एक तरह से एक मायूसी का माहौल है, उम्मीद कम है, नाउमीदी है और लोग परेशान हैं। पिछले हफ्ते आरबीआई ने जो हेडलाइन इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो ब्याज दर हैं, उनको भी ऊंचा कर दिया। उनका मकसद यह था, और वो मई से करते चले आ रहे हैं, उनका मकसद यह है कि किसी तरह जो महंगाई है, जो चरम सीमा पे है, 7% से कम हो ही नहीं रही, जबकि आरबीआई का टारगेट है 4%। जो महंगाई है वो किसी तरह नियंत्रण में आए, इख्तियार में आए, लेकिन वो आ नहीं रही, क्योंकि मौद्रिक नीति की अपनी सीमा होती है। ये आरबीआई का इम्तिहान का वक्त नहीं, ये सरकार के इम्तिहान का वक्त है। सरकार क्यों नहीं उचित कदम उठा रही है कि महंगाई कम करें और जो हमारा जो जीडीपी है उसको बढ़ाएं, उसके पूर्वानुमान में इतनी भारी कटौती ना हो। और यही नहीं, एक ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, जो इदारे हैं, वो सब वृद्धि दर के पूर्वानुमान में कटौती करते आ रहे हैं। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पहले तो जीडीपी रखा था आने वाले वित्त वर्ष का 7.5 और वो घटा के 6.8 हो चुका है। फिच जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है, और इन रेटिंग एजेंसीज की सरकार बड़ी कड़ी नजर रखती है। फिच ने पहले तो अनुमान रखा था 7.8, वो गिर के 7 हो गया है। मूडीज, जिसपे सरकार बड़ी कड़ी नजर रखती है, उन्होंने गिराकर 1% गिराया है। तकरीबन 8.8 था, वो 7.7 हो गया है। गोल्डमैन सैक्स ने भी उसी तरह गिराया है, इंडिया रेटिंग्स ने भी उसी तरह गिराया है। तो आप देख रहे हैं एक ट्रेंड है कि हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है, जो हमारे जो अर्थव्यवस्था है, उसकी सेहतमंदी को दर्शाता है, उसके पूर्वानुमान में बार बार कटौती होती चली आ रही है। और मुझे लगता है ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि अगली 2 महीने बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होगी, आरबीआई दोबारा उसको और गिरा देगी, उसमें गिरावट आएगी। तो इसमें आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए अगर ऐसा हुआ तो। देखिए, मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूं। पिछले साल सकल घरेलू उत्पाद हमारा 8.7 था। मतलब इतनी खुश होने की जरूरत नहीं, सरकार तो बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन वो लो बेस पे था, क्योंकि उससे पहले हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद था, जो जीडीपी था, जो विकास दर था, उसका भारी संकुचन हुआ था। वो -6.6 था, -6.6। और उस समय तो आप जानते हैं महामारी का वक्त था, ठीक है। जो श्रमिक मजदूर थे वो सिर पे कफन बांध के निकले थे अपने घर में, वो दिन हम भूल नहीं सकते। बहुत भारी संकुचन हुआ था। लेकिन उससे पहले, 1 साल पहले, मैं याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों, उससे पहले भी हमारी आर्थिक स्थिति कोई तंदुरुस्त नहीं थी, बहुत खराब थी। और इसीलिए महामारी के वक्त में कहा जाता है कि हमारा जो परफॉर्मेंस था वो इमर्जिंग इकोनॉमीज में सबसे खराब था। इसी वजह से, क्योंकि महामारी से पहले भी हमारी जो आर्थिक व्यवस्था थी बहुत ज्यादा खराब थी। उस समय हमारा जो विकास दर था वो 3.7 था। तो आप देख रहे हैं किस तरह जब से मोदी सरकार आई है, नाकाम रही है, हमारा जो विकास दर है वो गिरता चला जा रहा है। नोटबंदी एक वजह है,
आप जानते हैं नोटबंदी ने तो आर्थिक स्थिति को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया, और उसकी वजह से एक तरह से जो गिरावट आई है उसमें तेजी आई है। तो इसका असर क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं इसका असर क्या हुआ। और हम इस अभी जीडीपी की ही बात कर रहे हैं। एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 में जो असंगठित क्षेत्र है, जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जहां पर हमारा 90 से 95% श्रमिक बल जहां पर काम करता है, वो सेक्टर, उसका योगदान हमारे सकल घरेलू उत्पाद में, हमारी जीडीपी में करीब 50 से ज्यादा था योगदान, 92 करीब, हाँ 50 करीब था। वो गिरकर अब एसबीआई के मुताबिक गिरकर 20 से कम हो गया है। दिक्कत यह भी है कि सरकार इनफॉर्मल सेक्टर, असंगठित क्षेत्र के आंकड़े भी नहीं पेश कर रही, तो हमें पता ही नहीं कि उनकी समस्या क्या है, वो जो संकट है कितना व्यापक है, ये तो पता ही नहीं। ये दूसरी एक समस्या है। इसी तरह सरकार के ही रिपोर्ट से, और मैं सरकार के आंकड़े दे रहा हूं, उन्हीं की रिपोर्ट से, जो एमएसएमईज हैं, 6000 के करीब एमएसएमईज, 5907 एमएसएमईज 2 साल में बंद हो चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितना भारी संकट है। इस तरह वित्त मंत्री जी ने संसद में कहा था कि हमारा एनपीए तो कम हुआ है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज़्यादा कम हुए हैं, 5.9 है, लेकिन ये वो भूल रही हैं कि जो एमएसएमईज थे उनके एनपीएज 9% से भी ज़्यादा हैं। इस पर वो तवज्जो दे ही नहीं रहे। देखिए, समस्या ये है कि जो मांग है, जो प्राइवेट कंजम्पशन है, जिसका बहुत भारी योगदान होता है हमारे सकल घरेलू उत्पाद पे, वो बहुत कम है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और जब तक मांग नहीं होगी तो कारखाने चलेंगे नहीं, जो कारोबार चलेंगे नहीं, कारोबार चलेंगे नहीं तो लोगों को रोजगार मिलेगा नहीं, रोजगार मिलेगा नहीं तो लोगों के घर में, उनकी जेब में तनख्वाह आएगी नहीं, तनख्वाह नहीं आएगी तो पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो मांग नहीं होगी, और जो अर्थव्यवस्था का जो पहिया है वो चल नहीं पाएगा, वो हमेशा जाम रहेगा। तो ये तो बहुत भारी समस्या है। यह एक मुख्य समस्या है अर्थव्यवस्था की पहिया जाम होने की। कारोबार अब निवेश कर नहीं रहे क्योंकि मांग है नहीं। जो ब्याज दर कम थे उसका फायदा उठा के वो अपनी बैलेंस शीट्स मजबूत कर रहे हैं, निवेश नहीं कर रहे, और सिलसिला जारी है। आंकड़े आपके सामने हैं। मैं इतना कहूंगा कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बुरी हालत में है, वो 2.8 है। जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ के 8.1 हो गया है। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। करीब $90 बिलियन एक साल में इस मुल्क से जा चुके हैं। आयात निर्यात में विसंगति है, और जो निर्यात है वो बहुत ज़्यादा कम हुई है, और ये वैश्विक मंदी की जो आशंका है उससे और ज़्यादा कम होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक और आंकड़ा पेश करना चाहता हूं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले साल हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद था उसमें 50% योगदान था निर्यात का। अगर वो कम होगा तो इसमें जीडीपी भी हमारा कम होगा, और इसलिए इसके पूर्वानुमान में भारी कटौती हुई है। तो आखिरी में मैं ये कहूँगा कि ये है हमारे अर्थव्यवस्था की दास्तां। अगर सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी, ये स्वीकार भी नहीं करेगी कि समस्या है, तो इसका समाधान कैसे होगा। शुक्रिया। अंग्रेजी में कहूँ कि हाँ, वेरी ब्रीफली आई विल repeat the same thing in English. Friends, the economic situation in the country is very, very dire. And recently a very disturbing piece of news has come before us that UNCTAD, the UN Conference on Trade and Development,
has reduced our GDP estimates for the forthcoming financial year very heavily from 8.2% to 5.7%. That is a marked cut in the GDP estimate. Meanwhile, I just want to tell you that the Bharat Jodo Yatra goes on. There is a resolve, there is a renewed commitment, come hail or shine. It is the third day now in Karnataka. It will resume day after the Shahra. And we keep on bringing out these kinds of economic and social issues which affect the common man. So not only has UNCTAD said that the GDP for next year will fall, but the year after that, their estimates are even more dismal. It has been reduced to 4.7%. If you have a GDP of 4.7%, there is no way we can fulfill our commitments to removing poverty, for providing employment, for the government to have enough money to have all its welfare programs. There is just no way it's going to happen. But this is not all. Last week, what happened was that the RBI also reduced its GDP estimates for the forthcoming year from 7.2 to 7%. And repeatedly, many of the international rating agencies, including banks and other institutions, have been reducing or cutting India's GDP estimates, including SBI, Fitch, Moody's, and Goldman. There is some sort of intrinsic structural problem in our economy that the government is refusing to understand or acknowledge. They are saying all our problems are imported. They are not. This government is singularly responsible for them because there is no demand. And because of the fact that there is no demand, the factories are not working. There is no employment. Employment means there are no salaries. No salaries means that there is no demand. It is a vicious circle that the economy is being trapped in. The government has no solution to that. So I will end the presser here by stating you the sad state of affairs of our economy. Questions, please, if you have on this topic. Right. Thank you so much. Thank you very much. Thank you for being here. मैं अपनी पूरी जिंदगी दिल्ली में रही हूँ। जो भी व्यक्ति दिल्ली में पिछले 20-25 साल से रहा है, उसने दिल्ली में दो चीजें देखी हैं। नंबर 1, लंबे लंबे पावर कट, और नंबर 2, महंगे महंगे बिजली के बिल। जब अरविंद केजरीवाल ने 2013 में वादा किया कि मैं 24 घंटे बिजली दूंगा, सबसे सस्ती बिजली दूंगा, तो किसी को विश्वास नहीं होता था, क्योंकि दिल्ली वालों ने ना 24 घंटे बिजली देखी थी, ना सस्ती बिजली देखी थी। पिछले 7 साल में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की बिजली व्यवस्था में चमत्कार करके दिखाया है। पिछले 7 साल में अरविंद केजरीवाल ने बिजली की व्यवस्था को काया पलट करके दिखाया है। आज जिस दिल्ली में घंटों घंटों के पावर कट होते थे, आज उस दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। आज दिल्ली में इन्वर्टर बैटरी बिकना बंद हो गई है। आज दिल्ली में लाखों परिवारों को जीरो बिजली का बिल आता है। ये चमत्कार अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। ये चमत्कार ना सिर्फ दिल्ली में, अब पंजाब में भी शुरू हो गया है, जहां पे फरवरी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। 1 जुलाई से पंजाब की सरकार ने 300 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा करी, और 1 सितंबर से लोगों के घर में पंजाब में जीरो बिजली का बिल आना शुरू हो गया। आज के दिन में दिल्ली में 30 लाख परिवारों का बिजली का बिल जीरो आता है।
आज के दिन पंजाब में 1 सितंबर को जो बिल आए हैं, पंजाब में 50 लाख परिवारों का बिजली का बिल जीरो आया है। यह है अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का ईमानदारी की राजनीति का चमत्कार। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। अगर आप देश भर के बिजली के दाम उठा के देखिए तो जिन 3 राज्यों में बिजली सबसे महंगी है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आज देश के लोग देख रहे हैं कि जहां जहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है वहां पर जीरो बिजली का बिल आता है, वहां पर आम लोगों को, लाखों लोगों को फ्री बिजली मिलती है। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है वहां में देश की सबसे महंगी बिजली आम लोगों को मिलती है। तो आज देश भर में लोग कह रहे हैं कि हमें भी फ्री बिजली चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में फ्री बिजली दे सकते हैं, अगर भगवंत मान पंजाब में फ्री बिजली दे सकते हैं, तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं। और आज जब गुजरात का चुनाव होने वाला है तो गुजरात के अलग अलग हिस्सों में, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, गांव में, कस्बों में, हर तरफ से एक ही आवाज आ रही है कि हमें फ्री बिजली देने वाली अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार चाहिए। क्योंकि लोग देख रहे हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके राज में सब कुछ महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, आटे चावल का दाम महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, बच्चों की पढ़ाई महंगी हो रही है, दवा महंगी हो रही है। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो फ्री बिजली देती है, फ्री पानी देती है, बच्चों को फ्री इलाज बच्चों को फ्री शिक्षा देती है, हर व्यक्ति को फ्री इलाज देती है, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा देती है। आज लोगों को भारतीय जनता पार्टी में और आम आदमी पार्टी में जो अंतर है वो साफ नजर आ रहा है। और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की गुजरात में बढ़ती हुई लोकप्रियता की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों की फ्री बिजली खत्म करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक एलजी साहब है, भारतीय जनता पार्टी के पास ईडी है, सीबीआई है, दिल्ली पुलिस है। आज भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अपनी हर एजेंसी को लगा दे कि दिल्ली वालों को जो फ्री बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की सुविधा मिल रही है किसी तरीके से खत्म हो जाए। आज एलजी साहब ने एक चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा है कि जांच होनी चाहिए। मैं माननीय एलजी महोदय को कहना चाहती हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि आपने किसी एजेंसी से भी जांच करवानी है करवा लो। आप सीबीआई से जांच करवानी है, ईडी से, दिल्ली पुलिस से, एंटी करप्शन ब्रांच से, इनकम टैक्स से, आपने किसी से भी जांच करवानी है करवा लो। पिछले 7 साल में 180 केस करने के बावजूद अब आम आदमी पार्टी का, दिल्ली सरकार का 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं ढूंढ पाए हो और ना ही आप 1 पैसे का भ्रष्टाचार ढूंढ पाओगे। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह भी कहना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के मंत्री, आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपकी इन धमकियों से डरने वाला नहीं है। हमने दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली का वादा किया है और हम दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली देकर रहेंगे। आप जितनी कोशिश कर लीजिए, आप दिल्ली वालों की फ्री बिजली नहीं रोक सकते। आप जितनी कोशिश कर लीजिए, आप पंजाब के 50 लाख परिवारों की फ्री बिजली नहीं रोक सकते। और आप आम आदमी पार्टी पे जितने केस करोगे, आप आम आदमी पार्टी पे जितना सीबीआई और ईडी छोड़ोगे, तो गुजरात की जनता भी ये देख रही है कि आप आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से कितना डर रहे हो।
और इसका नतीजा ये होगा कि गुजरात के लोगों को भी जल्द फ्री बिजली आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के सौजन्य से मिलने वाली है। धन्यवाद। चुनाव आयोग ने आज एक प्रपोजल दिया है कि जो लोग चुनावी वादे करेंगे उनके लिए जो फंड कहीं से भी आएगा तो वो कहाँ से आएगा, इसको लेकर राजनीतिक दलों से राय मांगी है, तो आप आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या राय? देखिए, आम आदमी पार्टी बिल्कुल अपनी राय रखेगी। आम आदमी पार्टी का ये स्पष्ट मानना है कि जो जनता का पैसा है वो जनता पे खर्च होना चाहिए। जनता टैक्स क्यों देती है? जनता इसलिए टैक्स देती है कि सरकार उनको सहूलियतें दे सके। जनता इसलिए टैक्स नहीं देती है कि नेता अपनी जेब भर सकें, अपने आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए स्विस बैंकों में पैसा इकट्ठा कर सकें, जिस तरह ये पार्टियां आज तक करती आई हैं। जनता इसलिए टैक्स नहीं देती है कि लोग अपने परिवार वालों की जेब में पैसा भर सकें। जनता इसलिए टैक्स नहीं देती है कि पार्टियां अपनी दोस्तों की जेब में पैसा भर सकें, अपने दोस्तों को दुनिया में नंबर 1 अमीर बना दें। जनता इसलिए टैक्स नहीं देती है। जनता इसलिए टैक्स देती है कि उनको और उनकी जिंदगी में जो सहूलियतें हैं वो सरकार दे सके, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, और वो सब देना सरकारों की मूल जिम्मेदारी है। आतिशी, एक सवाल और है। बीजेपी ने भी एक आरोप लगाया कि विद्युत विभाग में आम आदमी पार्टी में 2 अपने कार्यकर्ता और एक सांसद के बेटे, इनका नाम नवीन गुप्ता है, एनडी गुप्ता के बेटे हैं, उनको आखिर क्यों नियुक्त किया जबकि वो एक्सपर्ट्स भी नहीं थे? मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहूंगी कि संबित पात्रा जी टूरिज्म के एक्सपर्ट हैं क्या? संबित पात्रा जी इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं। तो पहले आप संबित पात्रा जी की डिग्री और क्वालिफिकेशंस हमें दिखा दीजिए। फिर जो जो डायरेक्टर्स हमने नियुक्त किए हैं उन्होंने कहाँ कहाँ से पढ़ाई की है, कहाँ कहाँ से डिग्रियां की हैं, देश विदेश में कहाँ पे नौकरियां की हैं, उन्हें किस किस फील्ड में एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस है, वो भी हम आपको दिखाएंगे।